प्रायोजक है दगरू सेठ ज्वेलर्स, GM रोड नियर रेडियो स्टेशन। दरभंगा एम्स स्थल पहुंचे बिहार सरकार के स्वास्थ्य मंत्री। एम्स के लगे मैप को देख कर ली पूरी जानकारी। मौके पर मीडिया को किया संबोधित। पहले से ही लेट लतीफी में चल रहा दरभंगा का प्रस्तावित एम्स वाली स्थल पर आखिरकार बुधवार से काम प्रारंभ कर दिया गया है। पहले फेज में यहां एम्स की भूमि की घेराबंदी करने का काम होगा, जिसकी आज विधिवत शुरुआत भी कर दी गई है। एम्स वाले स्थल पर इन काम में दर्जनों गाड़ियां जेसीबी मशीन के साथ काम करते दिखाई दी। वहीं दर्जनों मजदूर भी लगाए गए हैं। इस मौके पर खुद बिहार सरकार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे भी एम्स स्थल पर पहुंचे और मौके पर चल रहे कामों को देखा और जाना। स्वास्थ्य मंत्री के आगमन को लेकर जिला प्रशासन भी पूरी रूप से अलर्ट दिखाई दी। खुद मौके पर दरभंगा के जिलाधिकारी राजीव रोशन भी मौजूद थे। एम्स स्थल पर दरभंगा एम्स निर्माण को लेकर कई नक्शे भी लगाया गया था। जब मंत्री पहुंचे तो अधिकारियों ने उन्हें नक्शे के माध्यम से पूरी जानकारी दी। बाद में मंत्री ने एम्स वाले स्थल पर घूम कर वहां चल रहे कामों का भी निरीक्षण किया। साथ ही मौके पर मौजूद अधिकारियों को कई दिशा निर्देश भी दिए। मीडिया से बात करते हुए स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने बुधवार को दिन के 10 बजे कहा कि आज से एम्स निर्माण को लेकर अब काम प्रारंभ हो गया है। पहले फेज में यहां बाउंड्री वॉल का काम किया जाएगा। इस काम को पूरा होते ही एम्स के भवन निर्माण का भी काम शुरू कर दिया जाएगा और जल्द ही यहां एम्स बनकर तैयार होगा। सभी लोग आज एम्स दरभंगा में जो निर्माण का कार्य शुरू हुआ है उस स्थल का मुआयना करने आए हैं और आप सब लोग भी देख रहे होंगे कि काम प्रारंभ हो गया है। यहाँ जो आवश्यक उपकरण मशीन प्रारंभिक कार्यों के लिए ज़रूरत है वो सभी मशीनें आनी शुरू हो गई हैं। काम होना शुरू हो गया है। जो प्रारंभिक मटेरियल है, चाहे ईंटा हो, बालू हो, गिट्टी हो, ये सब सामान भी गिरने शुरू हो गए। तो एम्स के बाउंड्री बनाने का काम, चूँकि जब भी कोई इस प्रकार का भवन, अस्पताल, बड़ा संस्थान बनता है तो उसकी चारदीवारी करके फिर भवन निर्माण का काम किया जाता है। तो आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के उपस्थिति में जो कुछ माह पहले यहाँ भूमि पूजन हुआ था वो अब कार्य रूप ले लिया है और निर्माण का कार्य प्रारंभ हो गया है। हम सब लोगों को बहुत प्रसन्नता है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी का जो सपना था कि उत्तर बिहार में एम्स बनाया जाए, वह निर्माण अब शुरू हो गया है और शीघ्र ही हम आगे आने वाले कुछ महीनों में देखेंगे कि बाउंड्री के साथ ही आगे जो मूल भवन बनना है वह मूल भवन का भी काम भारत की सरकार के द्वारा शुरू कराया जाएगा। तो दरभंगा वासियों के लिए और संपूर्ण मिथिलांचल वासियों के लिए ये बहुत अच्छी खबर है कि जिस काम की शुरुआत की हम सब लोग प्रतीक्षा में थे वो काम प्रारंभ हो गया है। पहले ही सर बहुत डिले रहा है एम्स निर्माण के लिए, तो कोई टाइम वो तो कहाँ डिले कहाँ हुआ, अभी तो मुश्किल से 3 महीना पहले करीब ये सारा भूमि पूजन से लेके हर काम किया गया और उसके बाद जो प्रक्रिया होती है निविदा इत्यादि सरकार के काम तो प्रक्रिया और व्यवस्था के तहत होते हैं। तो उन सभी प्रक्रियाओं को शीघ्र भारत की सरकार ने, स्वास्थ्य मंत्रालय ने पूर्ण कराया है। मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं अपने स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा जी का। मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं माननीय प्रधानमंत्री जी का, माननीय मुख्यमंत्री जी का, कि सभी के प्रयास और सहयोग से ये सब काम भी जल्दी हो रहा है और बहुत शीघ्र निर्माण का काम भी शुरू हो गया। देश के प्रधानमंत्री बिहार के अत्याधुनिक LPG प्लांट का करेंगे शिलान्यास। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के डिप्टी डायरेक्टर ने प्रेस वार्ता कर दी पूरी जानकारी। क्षेत्रीय ऊर्जा सुरक्षा को सुदृढ़ करने और निरंतर विकास को प्रोत्साहित करने की सरकार की प्रतिबद्धता के अनुरूप प्रधानमंत्री के द्वारा बिहार के गोपालगंज जिले के हथुआ में 24 अप्रैल को रेल अनलोडिंग सुविधा से सुसज्जित अत्याधुनिक LPG प्लांट का शिलान्यास किया जाएगा। ये बातें दरभंगा के मब्बी के पास स्थित गेहूं में BPCL गैस क्षेत्र कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय डिप्टी डायरेक्टर जनरल DK ओझा ने बुधवार की शाम 5:30 बजे कही। इस अवसर पर BPCL के कार्यकारी निदेशक
एस अब्बास अख्तर व बीपीसीएल के डीजीएम सौरभ जैन ने भी प्रेस वार्ता को संबोधित किया। आइए सीधे सुनाते हैं क्या कुछ कहते हैं इस मौके पर मौजूद लोग मीडिया को। आप सबको मालूम ही कि कल हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी मधुबनी आएंगे और मधुबनी में वो बहुत सारे प्रोजेक्ट्स का शिलान्यास करेंगे या राष्ट्र को समर्पित करेंगे। उसी की एक कड़ी में एक हमारा प्रोजेक्ट है जो बीपीसीएल के द्वारा बनाया जा रहा है। गोपालगंज जिले के हथुआ में एक एलपीजी बॉटलिंग प्लांट बनाया जा रहा है जिसमें हम रेल अनलोडिंग सुविधा भी प्रदान करेंगे। ये जो प्रोजेक्ट है हमारा एलपीजी बॉटलिंग प्लांट का प्रोजेक्ट, इसकी टोटल कॉस्ट है लगभग 340 करोड़ रुपया इसमें लगेगा और जो 31 मार्च 2027 लगभग 2 साल तक यह पूरा हो जाएगा। इस बॉटलिंग प्लांट के द्वारा हम लोग लगभग 180,000 मीट्रिक टन की क्षमता से हम इसमें बॉटलिंग प्लांट को जो हमारे सिलेंडर्स हैं उनकी रीयूज़ बनाएंगे, उसको भरेंगे दोबारा से। और इस इंफ्रास्ट्रक्चर में हमारे लिए जो ये स्टोरेज का काम करेगा, भंडारण का काम करेगा या अवेलेबिलिटी को एलपीजी की बढ़ाएगा आपके मिथिलांचल एरिया में और उसके आसपास के ज़िलों में, वो बड़ा ही फ़ायदेमंद होगा इस पूरे मिथिलांचल के लोगों के लिए। और हमारे प्रधानमंत्री माननीय मोदी साहब की हमेशा से एक प्राथमिकता रही है कि घरों में हम कैसे एक शुद्ध और ईंधन को दे सकें, जिससे कि ये जो घरों में लकड़ी जलाने का कार्यक्रम है जिससे महिलाओं को भी दिक्कतें होती हैं, स्वास्थ्य संबंधित परेशानियां होती हैं, हम उनको कैसे दूर कर सकें और कितना जल्दी से जल्दी हम ये एलपीजी सिलेंडर या और पीएनजी सीएनजी का जो कनेक्शंस हैं, शुद्ध गैस आधारित अर्थव्यवस्था को हम कैसे सुदृढ़ और घरों तक इसकी अप्रोच बढ़ाएं। यानी हमारा होता है कि हम एक्सेसिबिलिटी दें और उसकी अवेलेबिलिटी भी बरकरार रखें। तो ये जो हमारा एलपीजी बॉटलिंग प्लांट है, ये इस एक्सेसिबिलिटी एज वेल एज अवेलेबिलिटी दोनों ही क्षेत्रों में इस मिथिलांचल के एरिया को और उसके आसपास के जिलों को एक बहुत सुदृढ़ता यानी एक प्रदान करेगा, उसमें इजाफा होगा और जो हमारे घरों में जो एलपीजी सिलेंडर पहुंच रहा है उसको मिलने वाले समय में जो वेटिंग टाइम है वो भी काफ़ी हद तक कम हो जाएगा। और एलपीजी की अवेलेबिलिटी 24/7 रहनी चाहिए। और घरों तक जो हमने बनाया कि हमारे पास एलपीजी का इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो उसमें डिस्ट्रीब्यूटरशिप एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। पूरे देश में हमारे जो डिस्ट्रीब्यूटर हैं वो लगभग 14,000 के आसपास थे सन 2014 में, और जो उनकी संख्या बढ़कर के आज 25,500 हो गई है। और बिहार की अगर हम बात करें तो 2014 में लगभग 747 हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटर थे एलपीजी के, जिनकी संख्या बढ़ के 2,000 से ज़्यादा हो गई है। यानी लगभग 3 गुना आप कह सकते हैं, 2.5 गुना के आसपास की वृद्धि इसमें दर्ज की गई। तो एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर्स बढ़ाने से और उसी तरह से इन्हीं रेशियो में हमारे पास एलपीजी के उपभोक्ताओं में भी बहुत ज़्यादा नंबर की इजाफा हुआ है। एलपीजी की अवेलेबिलिटी बढ़ी है, सरकार ने एलपीजी के ऊपर सब्सिडी भी दिया है, जिसकी वजह से एलपीजी अभी एक अफोर्डेबल है। हम लोग PMUY प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना चला रहे हैं, जिससे हम उनमें बेनिफिशरीज को सिलेंडर की सब्सिडीजाइज सिलेंडर दे रहे हैं और तरह तरह की योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिससे कि हमारे जो घरों में ईंधन की अवेलेबिलिटी और एक्सेसिबिलिटी दोनों ही एक अच्छी स्थिति तक पहुंच जाएं और विकसित भारत 2047 तक हमारे देश में गैस बेस्ड इकोनॉमी जो वो बढ़ जाए। के साथ बात करने का हमारा जो पर्पस था वो यही था कि कल प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं और शिलान्यास रखेंगे इस प्रोजेक्ट की और उसमें बात भी करेंगे। तो आपको ये बताना था कि ये प्रोजेक्ट के बारे में क्या डिटेल है, जैसा हमने बताया, और कल आप उनसे भी सुनेंगे और शिलान्यास में आपका आमंत्रण। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के खिलाफ संविधान बचाओ लोकतंत्र बचाओ देश बचाओ अभियान के द्वारा निकाला गया शांति कैंडल मार्च। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के खिलाफ बुधवार की शाम 6 बजे नीम चौक से लेकर राम जानकी मंदिर होते हुए नाका नंबर 5 तक एक शांति कैंडल मार्च संविधान बचाओ लोकतंत्र बचाओ देश बचाओ अभियान के द्वारा निकाला गया। वहीं इस मौके पर डॉक्टर मुन्ना खान ने कहा कि पहलगाम में हुए आतंकी हमले से पूरा देश दुख में डूब गया है। यह हमारे देश के इंटेलिजेंस की फेलियर को साबित करती है। आज तक जांच में कोई भी निष्कर्ष निकल कर नहीं आया है। लगातार कश्मीर के अंदर आतंकी हमले होते हैं, जिससे हमारी सेना को काफ़ी क्षति पहुंचती है। अब तो टूरिस्ट और सिविलियन को भी
आतंकी नहीं छोड़ रहे हैं, उन मासूमों को भी अपनी दरिंदगी का निशाना बना रहे हैं। हाल ही में यह घटना इसका जीता जागता मिसाल है। आइए सीधे सुनाते हैं क्या कुछ कहते हैं इस मौके पर मौजूद लोग मीडिया को। बिल्कुल हमारे केंद्र सरकार के हमारे केंद्र सरकार की जो इंटेलिजेंस है उसकी विफलता है। आखिर मैं ये जानना चाहता हूँ कि पहलगाम में जबकि इतनी आर्मी वहाँ रहती है, मैं खुद वहाँ गया हूँ, तो आखिर इतनी बड़ी घटना हुई कैसे? ये सबसे बड़ी बात है कि लगातार ऐसी घटना हो रही है और केंद्र सरकार हम लोग को आश्वासन दे रहा है। अब ये सोच लीजिए कि जो आतंकवादी सिर्फ हमारे सेना को टारगेट करते थे, अब वो आम लोगों को टारगेट कर रहे हैं, आम जनता को टारगेट कर रहे हैं। जहाँ पर कश्मीरी रोडों के अब ये बोल रहे हैं जो जिनकी कमाई हो रही थी, अब वो पर्यटन खत्म हो गया। जो होटल बुक हुए थे वो सारे लोग कैंसिल कर रहे हैं। सरकार से सिर्फ एक ही मांग है, सिर्फ एक मांग कि वो आतंकवादी को इस देश से खत्म करे, बल्कि अब उनको सारी जनता के साथ खड़ी है। और जो प्रशासन जो मीडिया नेगेटिव फैला रही है, गलत नेगेटिव फैला रही है, उसका मैं सीधे तौर पर खंडन करता हूँ कि किसी भी आतंकवादी का कोई धर्म नहीं होता और न कोई जात होता है। आतंकवादी सिर्फ आतंकवादी होता है, वहाँ पे गरीब मासूम लोग मरे हैं। इसीलिए समाज के तमाम लोग केंद्र सरकार से मांग करते हैं कि अविलंब ऐसे आतंकवादियों को खोज कर मारा जाए ताकि देश में हमारे शांति बहाल रहे। ये बताया जा रहा है मीडिया रिपोर्ट्स में कि जाति धर्म पूछ करके मारा गया है। ये बिल्कुल सर, वहाँ के कश्मीरियों का फेसबुक पे आ रहा है सर, बहुत सारे दोस्त हमारे मौजूद हैं। आखिर अगर के जातीय धर्म, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि किसी भी आतंकवादी का कोई जातीय धर्म होता है क्या? नहीं होता है। तो वहाँ पर कश्मीरी सबसे ज्यादा अभी सफर है, इसलिए कि इस कांड के बाद, हत्या के बाद वहाँ पर जो भी टूरिस्ट थे वो आधे से ज्यादा खत्म हो गए। अब उनके पास कुछ महीने के बाद उनके पास कश्मीरियों को सरकार जो भी एक्शन लेंगे आपको उनके साथ है। सरकार एक्शन ले, हम लोग साथ है। हम लोग को जहाँ बोलिए, हम लोग सरकार अगर के आज एक्शन ले ले, तो मैंने कहा ना कि विफलता है ये। सरकार जहाँ भी एक्शन ले लेगी, पूरा देश उनके साथ खड़ा हुआ है। ये जो कश्मीर के पहलगाम में जो घटना हुई है, वो उसकी जितना भी निंदा की जाए कम है। वो कायरतापूर्ण, निंदनीय और बहुत ही दुखदायी घटना है। इसमें जो लोग शहीद हुए हैं और जो लोग घायल हुए हैं, उनके प्रति हम सच्ची श्रद्धांजलि देते हैं और सरकार से मांग करते हैं कि जो भी दोषी है, जो भी आतंकवादी इसमें सम्मिलित है, उसको कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए ताकि आने वाले इस तरह की घटना फिर पुनरावृत्ति नहीं हो। के अंदर मैं तो देख ही रहे हैं कि उर्दू बाजार से मिलान चौक होते हुए हम लोग यहाँ 5 नाका पे आए हैं। हम लोग जो जम्मू कश्मीर में जो घटना हुआ है, ये हिंदू मुसलमान का हत्या नहीं हुआ, ये इंसानियत का हत्या हुआ। मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ कि लोगों को इस पार्टी जात पात से अलग हो करके ये बात करना चाहिए और लोगों एकजुट हो करके सरकार का साथ दे करके आतंकवादी को ख़त्म करने का काम करना चाहिए। समस्तीपुर मंडल ने पहली बार लाल गाड़ी से किया टिकट चेक इन, बिना टिकट यात्रियों से वसूला जुर्माना। पूर्व मध्य रेल महाप्रबंधक एवं प्रधान मुख्य वाणिज्य प्रबंधक पूर्व मध्य रेल के निर्देशन में समस्तीपुर मंडल ने पहली बार विशेष चेक इन अभियान हेतु लाल गाड़ी का उपयोग किया। बता दें कि बिना टिकट उचित प्राधिकार के यात्रा करने वाले यात्रियों को निरुत्साहित एवं टिकट लेकर यात्रा करने हेतु जागरूक करने के उद्देश्य से रेलवे प्रशासन की ओर से विशेष टिकट जांच अभियान चलाती रही है। इसी उद्देश्य से एक विशेष गाड़ी तैयार की गई है जिसे लाल गाड़ी नाम दिया गया है। तो वहीं इसी लाल गाड़ी से दरभंगा जयनगर रेलखंड के काकरघट्टी स्टेशन पर लाल गाड़ी के प्रयोग से विशेष टिकट जांच अभियान चलाया गया है। इस दौरान उस रेलखंड से गुजरने वाले मेल एक्सप्रेस एवं सवारी गाड़ी में बिना टिकट बिना उचित प्राधिकार की यात्रा करते पाए गए व्यक्तियों से निर्धारित प्रभार की वसूली की गई है। इसके परिणाम स्वरूप कुल बिना टिकट बिना उचित प्राधिकार 209 मामले प्रभारित किए गए हैं, जिनमें 42,025 रुपये रेल राजस्व के रूप में अर्जित हुए हैं। वहीं इन सभी बातों की जानकारी समस्तीपुर रेल मंडल के द्वारा बुधवार की शाम 6 बजे दरभंगा के मीडिया को प्रदान की गई।